गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम प्रतिभा चंदेल है और बच्चों आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। और बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे नंबर 1 कंपनी का स्वरूप, नेचर ऑफ कंपनी। नंबर 2 कंपनी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। नंबर 3 कंपनी की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अंश का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेयर। अंश की प्रकृति, नेचर ऑफ शेयर। अंश के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर्स। ओके बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है कंपनी का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ कंपनी। बच्चों नेचर ऑफ कंपनी जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले आपने पिछले साल 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा और वहाँ पर आपने एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इनके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है। और साथ में पिछले साल जो आपने 11th में जो आपने अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बनाया आपने, वो अकाउंटिंग थी फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। जो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय होते हैं वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा। जैसे आप 12th में आए आपने पढ़ा लाभ ना कमाने वाले संस्थाओं के खाते यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के चैप्टर पढ़े। वो किसकी अकाउंटिंग थी? वो थी आपके पार्टनरशिप की, साझेदारी की। साझेदारी में का जो बिजनेस है, ठीक है, अगर वो फॉर्म आपकी है बिजनेस की तो उसमें कैसे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब बारी आ रही है आपकी कंपनी की कि अगर आपकी एक कंपनी है तो कंपनी में खाते कैसे मेंटेन किए जाते हैं। इसीलिए आपका ये जो सेकंड वॉल्यूम है आपके सिलेबस का, इसका नाम भी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है। और कंपनी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंपनी की क्या प्रकृति होती है, क्या इसका स्वरूप है। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कंपनी जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक संस्था है। ऑब्वियसली लाभ कमाना हमारा उद्देश्य है, जिसकी पूंजी हस्तांतरण किए जाने वाले अंशों में विभाजित यानी कि जो भी इसकी कैपिटल है, ठीक है, वो किस में बटी हुई है? अंशों में बटी हुई है। शेयर्स जिसको हम बोलते हैं वो बटी हुई है। और उन शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? उन अंशों को हम हस्तांतरण यानी कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बाय सेलिंग देम। हम उसको ओपन मार्केट में बेच कर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है इसका स्वरूप? जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। यानी कि ये जो कंपनीज होती हैं ये ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं जाता है, इसमें इनकी फॉर्मेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। आप पढ़ चुके हैं पिछले साल भी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में कैसे स्थापित की जाती है। वहाँ आपने पढ़ा था कि इसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कंपनी अधिनियम पहले हमारा 1956 था, 1956, और अब है 2013, ये लेटेस्ट है हमारा कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो 2013 या इससे पहले जो भी कंपनी अधिनियम था उसके अंतर्गत जो भी कंपनी जो है वो रजिस्टर करवाई जाती है उसे हम कंपनी कहते हैं। यानी कि इसका पंजीकरण करवाना ज़रूरी होता है। और जैसे ही हम इसका पंजीकरण करवाते हैं तो ये क्या बन जाती है? कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि ये इंसान की तरह तो नहीं है, हार्ड मास नहीं है इसमें, है ना, लेकिन इसे एक पर्सन, जो एक इंसान को सारे राइट्स होते हैं ना, प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी को बेचने का, किसी पर केस करने का, कोई इस पे केस कर सकता है, राइट। तो ये सारे हक भी इस कंपनी के पास आ जाते हैं जैसे ही ये रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए, सो आगे एक और लिखा है कि कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। बिल्कुल, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड की जाती है कंपनी। एंड इट हैज़ अ ड्यूल नेचर। देखिए, इसकी जो नेचर है वो कैसी है? ड्यूल है। दो तरह की नेचर है इसकी। एक तो ये एसोसिएशन ऑफ इट्स मेंबर्स है, बिकॉज कंपनी को स्थापित करने के लिए मेंबर्स का आपस में मिलना वॉलंटरली, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है, बिना किसी दबाव के मेंबर्स खुद से मिलते हैं, तो ये एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स भी है। ठीक है।
और साथ में ये सेपरेट भी है, अलग भी है अपने मेंबर से, क्योंकि जैसे ही कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है वो एक आर्टिफिशियल बन जाती है, क्या, पर्सन, राइट। और जैसे ही वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है तो उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व बन जाता है। पृथक मतलब अलग, वैधानिक मतलब कि लीगली, अस्तित्व मतलब कि एंटिटी, उसका अपनी एक अलग पहचान बन जाती है जो कि लीगल है। चलिए बच्चों जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। सो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2, सब धारा इसकी है 20 अंतर्धारा, उसके अनुसार क्या बोला है कंपनी की परिभाषा की, कंपनी का आशय है किसी अधिनियम के अधीन, अब ये किसी अधिनियम कौन सा है, या तो ये 2013 का अधिनियम या फिर इससे पहले अगर कोई अधिनियम जैसे कि आपका 1956 का है उसके अधीन समामेलित, ठीक है, या पूर्ववर्तित किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी है। यानी कि कंपनी क्या है, कंपनी का जो आशय है ऐसी कंपनी से है जो कि जो अभी अधिनियम चल रहा है 2013 है ना उसके अंतर्गत, या फिर इससे पहले जो अधिनियम था 1956 या और कोई अधिनियम कंपनी का है उसके अंतर्गत जब इसका समामेलन किया जाता है तो उसे हम कंपनी कहते हैं। So according to section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law, यानी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि ये एक्ट 2013 जो है इसके जो अंडर इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, या फिर इससे पहले जो हमारा कंपनी लॉ था 1956 उसके अंडर अगर किसी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है तो उसे हम कंपनी कहते हैं। चलिए बच्चों तो इसकी विशेषताएं भी हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, नंबर 1 इज कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। ये अभी हम डिस्कस हमने किया कि जैसे ही कंपनी को आप रजिस्टर्ड करवाते हैं अंडर कंपनीज एक्ट तो वो क्या बन जाता है, एक कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है वो, ठीक है, यानी कि उसके पास सारे वो राइट्स आ जाते हैं जो कि एक पर्सन के पास होते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही वो आर्टिफिशियल पर्सन बनती है वो अपने जो मेंबर्स हैं कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे अलग उसका अपना एक अस्तित्व बन जाता है, उसकी अपनी अलग एक पहचान बन जाती है। जैसे कि जो राइट्स एक पर्सन के पास होती हैं वो सारे के सारे राइट्स लीगली कानूनी रूप से कंपनी के पास भी आ जाते हैं। कंपनी अपने नाम से कोई भी एसेट परचेज कर सकती है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, उसको बेच भी सकती है, किसी के ऊपर कोर्ट केस भी कर सकती है कंपनी अपने नाम से, और कोई और सेकंड पर्सन भी, सेकंड पार्टी भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, यानी कि वो सारे काम जो एक पर्सन कर सकता है वो कंपनी भी कर सकती है। और कंपनी का अपने मेंबर से जो अस्तित्व है, एंटिटी है, पहचान है, वो अलग होती है, यानी कंपनी जो करेगी उसके लिए कंपनी ही जिम्मेदार होगी, उसके मेंबर जिम्मेदार नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज स्थायी जीवन, परपीचुअल सक्सेशन। देखिए बोला जाता है कि कंपनी का जो जीवन है वो स्थायी है, परमानेंट है, ठीक है, लेकिन परमानेंट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आते हैं कंपनी को ज्वाइन करते हैं और जिसका मन नहीं करता कंटिन्यू करने का वो कंपनी को छोड़ के चला भी जाता है, ठीक है। लेकिन मेंबर्स के आने जाने का जो ये प्रोसीजर है, ऐसा नहीं होता कि मेंबर चला गया तो कंपनी बंद हो गई, जैसे कि पार्टनरशिप में हो रहा था, है ना। पार्टनरशिप में क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट करनी पड़ती थी पार्टनरशिप हमें अगर कोई मेंबर छोड़ के जा रहा है तो, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंपनी जो है वो चलती रहती है, उसके मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ के जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इन केस अगर कंपनी जो है वाइंड अप हो रही है, बिल्कुल बंद की जा रही है किसी न किसी रीज़न की वजह से, या कोई ना कोई रीज़न है उसकी वजह से, तब तक कंपनी जो है वो चलती ही रहती है। फोर्थ वन है सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील। अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कंपनी को साइन तो करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी तो इंसान है नहीं, तो साइन कैसे करेगी, तो कंपनी के लिए एक स्टैम्प बना दी जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील यानी कि सार्वमुद्रा। आपने देखा होगा कि जो कंपनीज की स्टैम्प्स होती हैं, अगर आपने कहीं उसका एग्जाम्पल देखा है तो
उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट डेट लिखी होती है, कब इसकी स्थापना की गई है ना, उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो वो सील होती है, वो साइन होता है कंपनी का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर किसी कंपनी ने अपनी सार मुद्रा नहीं बनाई है, यानी कि उसकी अपनी स्टैंप नहीं है, तो ऐसे में वो जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ साइन होने कंपनी के, वहाँ कौन साइन करेगा? वहाँ पर कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो है वो साइन करेंगे, या फिर अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया हुआ है, तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकती है। फिफ्थ इज सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो शेयर होल्डर्स ही हैं। तो मेंबर्स का जो दायित्व है, जो लाइबिलिटी है, वो कैसी है? सीमित है। पार्टनरशिप में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी थी? पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड थी, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसी थी? वहाँ थी, जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो भी चली जाती थी अगर लाइबिलिटीज़ पे करने को बची होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर लाइबिलिटीज़ हैं मेंबर्स की तो वो लिमिटेड है, यानी कि अगर मैंने कंपनी से मान लीजिए 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, और 1 लाख जो हम शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी 1 लाख रुपये हमसे एक साथ नहीं ले लेती है। उसका एक प्रोसीजर है। थोड़ा अमाउंट अभी मंगवाएंगी, अलॉटमेंट जब अलॉट करेंगी हमें शेयर्स, थोड़ा अमाउंट कुछ थोड़ी देर बाद फिर कॉल्स के रूप में ऐसे करके अमाउंट को बांट दिया जाता है और फिर कंपनी जो है वो शेयर्स का पैसा हमसे मंगवाती है, ठीक है। अब मैं मेंबर हूँ, मैंने 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन कंपनी ने अभी तक मुझसे कितने पैसे मंगवाए? जी मुझसे मंगवाए सिर्फ 60,000, ठीक है। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है? मेरी लाइबिलिटी है सिर्फ वो 1 लाख रुपए पूरा करना। कल को अगर कंपनी वाइंड अप की कंडीशन में आती है, बंद होने के कगार पे आती है, तो कंपनी मुझसे सिर्फ जो बाकी बचे हुए 40,000 है ना, जो मैंने अभी तक नहीं दिए, सिर्फ वो ही मांग सकती है। बाकी वो लाइबिलिटीज़ अगर नहीं पे कर पाती है तो वो अलग बात है, लेकिन मेंबर्स के ऊपर उसका बर्डन नहीं पड़ता है। मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है, कहाँ तक? उनके जो शेयर्स हैं जो उन्होंने खरीदे हैं मेंबर्स ने, उनकी वैल्यू तक ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। 6 अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सही। अगर मैं एक मेंबर हूँ कंपनी की और मेरे पास शेयर्स हैं, कल को अगर मान लीजिए मुझे मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है अपने शेयर्स का, तो मैं उन शेयर्स को बेच सकती हूँ, उन्हें किसी और पर्सन को मैं ट्रांसफ़र इजीली कर सकती हूँ। 7th इज ऐच्छिक संघ है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, बिल्कुल। जो भी मेंबर्स इसके बनते हैं वो वॉलेंटरीली बनते हैं, अपने आप बनते हैं, अपनी इच्छा से। कोई उन्हें फोर्स नहीं करता कि चलो उन कंपनी के शेयर्स खरीदो, है ना। ऐसे कोई फोर्स नहीं होता कोई भी। तो अगर मुझे अच्छा लगता है कंपनी का मतलब कंपनी का जो मुझे लगता है कंपनी कल को अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कल को और कमाएगी और इसमें डेवलपमेंट होगी और हमें अच्छी इनकम, हमें अच्छा डिविडेंड मिल सकता है इस कंपनी से, ऑब्वियसली मैं उस कंपनी के शेयर्स में खरीदूंगी, ठीक है। तो ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, लोग जुड़ते हैं कंपनी से अपनी इच्छा से, कोई उन्हें फोर्स नहीं करता। 8th इज पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के काम शुरू नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम है, कंपनीज एक्ट है, पहले 1956 था, अब 2013 है, जिसके अंडर कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। एंड 9th इज लेखा पुस्तकें, बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो उन्हें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। कहाँ पर? कंपनी के हेड ऑफिस में। वहाँ पर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि व्यवसाय के वित्त के स्रोत, कि कहाँ कहाँ से व्यवसाय अपने लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है, पैसे इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, ताकि बिजनेस जो है वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपने लिए एसेट्स खरीद सके और अपने जो रूटीन के खर्चे हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें ईजीली वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसे इकट्ठा कर सकती है, और इवन कम शेयर सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं बल्कि अपनी कंट्री से बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमेरिका में भी अपने शेयर्स को बेच सकती है, और GDR ADR के ज़रिए, और IDR भी आपने पढ़ा था, ठीक है।
तो ये जो आपका सेकेंड वॉल्यूम है, इसमें हम शेयर्स और डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं, क्या उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम अंश का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ शेयर को हम समझते हैं कि शेयर का क्या मीनिंग है। देखिए, कंपनी की समस्त पूंजी मतलब कि जितनी भी कैपिटल है कंपनी की, उसे हम एक निश्चित राशि के हिस्सों में बांट बांट देते हैं, यानी कि उसे हम डिवाइड कर देते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, ठीक है, एक छोटे छोटे अंशों में हम बांट देते हैं, ठीक है। और जो हमने हिस्सों में बांटा उसे हमने क्या कहा, अंश कहा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर किसी कंपनी की जो पूंजी है वो है 1 लाख रुपए, यानी कि कंपनी शेयर्स के ज़रिए 1 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहती है, इकट्ठा करने जा रही है, तो वो क्या करेगी, उस 1 लाख जो कैपिटल है जो उसने इकट्ठी करनी है उसे वो बांट देगी छोटे छोटे हिस्सों में। और यहाँ कितने हिस्सों में बांटा, 1000 हिस्सों में, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास 1000 पेन हैं, ठीक है, और आपने उन 1000 पेन से 1 लाख रुपीज़ में उनको बेचना है, तो एक पेन कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का हुआ। तो कंपनी ने भी ऐसे ही किया, कंपनी ने अपने पास 1 लाख रुपीज़ इकट्ठे करने के लिए अपने जो 1 लाख रुपीज़ थे उसे बांट दिया 1000 यूनिट्स में, 1000 हिस्सों में बांट दिया। और हर हिस्से की वैल्यू कितनी रखी, 100 रुपीज़, यानी कि अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं और अगर मैं 10 शेयर्स खरीदना चाहती हूँ तो एक शेयर का रेट है 100, तो मुझे 10 शेयर्स परचेज करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को, 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर मैं 20 शेयर्स खरीदना चाहती हूँ तो 20 इंटू 100, क्योंकि एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज़, तो 20 शेयर मुझे चाहिए ना, तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे कंपनी को, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे कंपनी अपनी पूरी टोटल पूंजी को, पूरी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, जिसे हम अंश कहते हैं। The capital of a company is divided into a number of equal units. हमने equal unit से बांटा ना, 1000 equal units हैं, ठीक है। And each such unit is called a share. और वो जो 1000 units हैं उसमें जो हर हिस्सा है उसको हम शेयर कह रहे हैं। एंड द वर्ड शेयर, शेयर मतलब मेरा हिस्सा है ना, तो वो आप कंपनी की शेयर कैपिटल में आपका कितना हक है, आपकी कंपनी के ऊपर कितना प्रॉपर्टी राइट है आपका, उसको भी दिखाती है, यानी कि आपकी कंपनी में कितनी ओनरशिप है, कितना मालिकाना हक है, ये शेयर वो भी आपको दर्शाता है। चलिए बच्चों, अब इसकी हम प्रकृति, इसकी नेचर हम पढ़ लेते हैं। अंश की जो नेचर क्या होती है, कैसा इसकी प्रकृति है। तो बोला जा रहा है कि अंश जो है वो किसी भी कंपनी की चल संपत्ति है। चल संपत्ति क्या होती है, जिसे जो मूव कर सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, उसके अनुसार कोई भी अंशधारी, अंशधारी किसे बोलते हैं हम, जिसने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे उसको हम बोलते हैं अंशधारी, यानी कि शेयर होल्डर, ठीक है। तो कोई भी अंशधारी किसी भी व्यक्ति को अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है, यानी कि अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे ट्रांसफ़र करेगा, बेच देगा वो उन्हें, ऑटोमेटिकली वो शेयर दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल क्यों बोला, बिकॉज ये मूव कर सकते हैं one person to another person and are transferable in the manner provided in the article of association। बिल्कुल, आपने बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब भी कंपनी की स्थापना की जाती है। और आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा, यानी कि पार्षद अंतर नियम एंड पार्षद सीमा नियम, ठीक है। तो पार्षद सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड पार्षद अंतर नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो शेयर्स हैं एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे आर्टिकल एसोसिएशन में दिया गया होगा। एंड शेयर इज इटसेल्फ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और विच कैन बी ट्रांसफरेबल बाय सेल और गिफ्ट। और ये जो आपके शेयर्स हैं ये प्रॉपर्टी है आपकी, जिसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेच कर भी, या आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स, एंड नंबर 2 इज समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो नाम बता रहा है ना, पूर्वाधिकार, ऐसे अंश जिनका सबसे पहले अधिकार होगा, है ना, ठीक है। किससे पहले, समता से भी पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले
जिनका अधिकार होता है ना कंपनी के ऊपर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पूर्वाधिकार अंश। अब देखते हैं अधिकार कहाँ होता है, किस चीज़ में। सो बोला गया है कि पूर्वाधिकार अंश वालों को 2 प्रकार के अधिकार, यानी कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको 2 राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे शेयर जिनके पास ये 2 राइट्स होंगे ना, 2 अधिकार होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पूर्वाधिकार अंश हम बोलेंगे। तो पहला राइट क्या है, निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको जो डिविडेंड दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, लाभांश, लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा, ठीक है। तो जो उनको लाभांश मिलना है, डिविडेंड मिलना है ना, उसका रेट फिक्स कर दीजिए। जस्ट लाइक डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, ऋण पत्रधारी, उन्हें हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं ना, क्योंकि वो ऋण है, ठीक है। तो ऋण पे तो ब्याज दिया जाता है ना, लोन पे। तो सिमिलर वे जैसे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके डिविडेंड का जो रेट है, दर है, कि 5% देना है कि 6% देना है, वो फिक्स होता है। प्रॉफिट कितना भी ज़्यादा कंपनी कमा ले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही दिया जाता है। नंबर 2 है समापन की दशा में समतांशधारी से पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार। जब कंपनी वाइंड अप की कंडीशन में आती है, कंपनी बंद होने का कगार पे आ गई है, ठीक है, तो कंपनी बंद हो रही है, तो ऑब्वियसली जो कंपनी की लायबिलिटीज़ है वो कंपनी को पे करनी पड़ेंगी। जिस पर्सन को देना है, बैंक का लोन वापस करना है, डिवेंचर होल्डर्स के पैसे वापस करने हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, ठीक है, वो सब करने के बाद बारी आती है शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की। पर शेयर होल्डर्स भी 2 टाइप के हैं जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले किसकी पेमेंट वापस की जाएगी, तो बच्चों पहले पेमेंट वापस की जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया ना कंपनी में, पहले उनको पैसा वापस किया जाएगा उनका, और फिर अगर पैसा बचता है कुछ तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाता है। यानी कि ये 2 जो फीचर्स हैं जो मैंने अभी आकर डिस्कस किए, कि निश्चित दर से लाभांश और समापन की दशा में समतांशधारियों से पहले पूंजी प्राप्त करना, ये 2 फीचर्स जिस भी शेयर्स में आपको मिल जाएंगे, उन शेयर्स का नाम क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, ठीक है। अब समतांशधारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, समता अंश कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अंश जिनमें कि ये 2 राइट्स नहीं मिलते, ये 2 फीचर्स नहीं नजर आ रहे हैं, जो प्रेफरेंस वालों के हैं, है ना। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो क्या है, वो समता अंश हैं, ठीक है, वो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। और समता अंश पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, क्योंकि वहां तो निश्चित दर है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फिक्स्ड रेट डिविडेंड नहीं दिया जाता। अगर कंपनी को अधिक लाभ हो गया तो अधिक लाभांश मिलेगा, अगर कम लाभ हुआ तो कम मिलेगा, और अगर लाभांश अपर्याप्त रहा, यानी कि अगर सफिशेंट प्रॉफिट नहीं बच रहा है, तो कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय करते हैं कब, जब कंपनी खूब प्रॉफिट कमाती है, तो सारा प्रॉफिट जो बचता है लास्ट में किसके पास चला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बचता है लास्ट में, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स खाली हाथ रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है। ओके बच्चों, तो आज हम यहीं पर अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं, ये वाला। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि कंपनी की क्या प्रकृति होती है, कंपनी का मीनिंग, कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं, और अंशों का अर्थ, अंशों का क्या प्रकृति होती है, और अंशों के प्रकार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ज़रूर कमेंट करें इन केस अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।